डियर स्टूडेंट्स, आज रैपिड रिवीजन सेशन का डे 5 है और इसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे। हमने कोशिश की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड पॉइंट जो हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएं। और अगर आप डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपको पीरा एसडीओ की प्लेलिस्ट में जो है इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या पीरा एसडीओ के पीडीएफ फॉर्म में किसी टेस्ट की जरूरत हो तो उसके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप पीडीएफ की शक्ल में टेस्ट मंगवा कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर के साथ एंड तक मंसूब रहिए और एक एक पॉइंट जो है जो स्लाइड में दिखाई ना दे रहा हो, जो मैं आपको ऐसे बताऊं, वो नोट करते जाएं ताकि आपको बहुत फायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कब एडॉप्ट किया गया। तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1973 में। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, तो इसको 10 अप्रैल 1973 के अंदर एडॉप्ट किया गया। अगर मैं इसकी अथेंटिकेशन की बात करूं तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1973 जो है ये इसकी अथेंटिकेशन की डेट है। अब पब्लिश कहां हुआ तो याद रखिएगा पब्लिश्ड बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने इसको क्या किया, पब्लिश किया। अगर एडिशन बताएं तो लेटेस्ट एडिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो 8th एडिशन है, जो कि अमेंडमेंट के साथ 31 मई 2018 को जो है वो शायद, यानी कि लेटेस्ट एडिशन जो है वो 8th एडिशन है, जो पार्टिकुलर अमेंडमेंट्स के बाद जो है 31 मई 2018 को जो है वो पब्लिश हुआ। ऑफिशियल नेम आर्टिकल 1 के मुताबिक इसी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है तो याद रखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अगर स्टेट रिलीजन की बात करूं तो स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम है, और ये बात आर्टिकल 2 के अंदर जो है वो बयान की गई है। और याद रखिएगा आर्टिकल 2A के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मेड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब बनाया गया या किस आर्टिकल के तहत बनाया गया। तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 2A के तहत। अगर मैं हाई ट्रेजन की बात करूं तो याद रखिएगा इस सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्स, ये कब किस आर्टिकल में बयान किया गया है, ये आर्टिकल 6 में बयान किया गया है। यानी आर्टिकल 6 जो है वो एब्रोगेशन से रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है। किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कैसे, बाय यूजिंग अ फोर्स। नेक्स्ट, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 है, तो इसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए और फिर उनकी इंपॉर्टेंस आपको बताई ताकि आप वन लाइंस की शक्ल में इनको बड़े अच्छे से याद कर पाए। तो आर्टिकल 8 जो है ये लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे मुतालिक है। और याद रखिएगा जो आर्टिकल 9 है ये लाइफ एंड लिबर्टी के जो राइट्स हैं इनसे मुतालिक है। और जो आर्टिकल नंबर 10 है याद रखिएगा ये अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है इसकी सेफ गार्ड से मुतालिक है कि अरेस्ट किन सूरतों में होगा, सजा क्या होगी, क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, किन हालात में अरेस्ट किया जा सकता है, किन हालात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल बेसिकली 10 होगा। आर्टिकल 10A जो है ये राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू टू एंड ड्यू प्रोसेस, ये बेसिकली फेयर ट्रायल और प्रोसेस से मुतालिक है। और जो आर्टिकल 11 है ये प्रोहिबिशन ऑफ द स्लेवरी, फोर्स्ड एंड द चाइल्ड लेबर से मुतालिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो चाइल्ड लेबर या फोर्स से मुतालिक है या स्लेवरी से मुतालिक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 11। 15 से 19 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, असेंबली से, एसोसिएशन से, स्पीच और प्रेस से जो है वो मंसूब है। तो ये आर्टिकल आप सीक्वेंस वाइज जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जी, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 19A है ये राइट टू इंफॉर्मेशन से मुतालिक है। और जो आर्टिकल 20 है ये फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन जो है, रिलीजन मजहबी आजादी से मुतालिक है। याद रखिएगा कि किन हालात में
किन किन अदर रिलीजन्स को जो है वो पाकिस्तान में रहने के क्या क्या हकूक जो है वो हासिल है। इसके बाद आर्टिकल 25 ये इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन से मुतालिक है, शहरियों के हकूक, शहरियों में बराबरी, शहरियों में इंसाफ जो है वो इस आर्टिकल के अंदर बयान किया गया है। आर्टिकल 25A जो है ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है इससे मुतालिक है, यानी कि 5 से 16 साल तक की जो एजुकेशन है बच्चे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके तमाम अखराजात जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस लॉ का जो पार्ट 3 है वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से मुतालिक है। तो इसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाएगा, आर्टिकल 41 में कहा गया है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट। और ये कब कहा गया? आर्टिकल 41 के अंदर कहा गया है। और प्रेसिडेंट के लिए मुस्लिम होना जो है वो मस्ट भी है, कंपल्सरी है, और प्रेसिडेंट की एज जो है वो 45 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं और आपके की पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड, आप इनको फोकस करके जो है वो सुनिएगा। इसके बाद आमतौर पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैसे होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से जो है सिलेक्ट किया जाता है। और इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद क्या है? सेनेट है, नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबली है। ये तीनों इदारे मिलकर जो है वो प्रेसिडेंट का क्या करते हैं? इंतखाब करते हैं। एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट्स ऑन जो है वो किया जाता है, और ये आर्टिकल 48 के अंदर बताया गया है। अगर मैं यहां की पार्लियामेंट मजलिस शोरा की बात करूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 50 में आई है, और इसमें 3 चीजें शामिल हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट, सेकंड पे नेशनल असेंबली, और तीसरे नंबर पे सेनेट। तो पार्लियामेंट मजलिस शोरा जो है वो कहां बयान की गई है? आर्टिकल 50 के अंदर। अगर मैं नेशनल असेंबली के बारे में कुछ बातें करूं तो 15th अमेंडमेंट तक जो नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 336 है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 25th अमेंडमेंट के मुताबिक हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली हैव, तो आप बताएंगे कि नेशनल असेंबली की जो टोटल सीट्स हैं इनकी तादाद 336 है। अगर मैं आपको इन 336 सीट्स की ब्रेक डाउन करके बताऊं तो इनमें 266 याद रखिएगा जनरल सीट्स है, और 60 जो है वो वुमेन सीट्स हैं, और 10 जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, और ये बात आर्टिकल 51 के अंदर बताई गई है। अब नेशनल असेंबली की जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, वो कितना रखी गई है? तो याद रखिएगा जो टर्म और ड्यूरेशन नेशनल असेंबली की है वो 5 ईयर्स रखी गई है, और ये हमें आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है वो कहां से होगा? वो मेंबर से होगा, और ये हमें आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनका इंतखाब जो है वो कैसे किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 53 है, और उन्हीं नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं इन्हीं से इनका क्या किया जाएगा? इंतखाब किया जाएगा। अगर मैं सेनेट की तरफ कुछ बातें बताऊं तो सेनेट की जो टोटल सीट्स हैं 25th अमेंडमेंट के मुताबिक नोट कर लीजिएगा 96 है, आर्टिकल 59। और जो टर्म होती है सेनेट की वो 6 ईयर्स होती है, और इसमें हाफ जो है वो रिटायर हो जाते हैं एवरी 3 ईयर, यानी हर 3 साल के बाद हाफ सेनेटर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह जो है वो नए सेनेटर मुंतखब होते हैं। अगर मैं डेसोल्यूशन की बात करूं तो याद रखिएगा सेनेट को कैन नॉट बी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव फेडरल्स की बात करूं तो फेडरल के हवाले से याद रखिएगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और इसको इलेक्टेड कौन करता है? आप बता देंगे मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, आर्टिकल 91 के मुताबिक। आर्टिकल 91 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो कौन करता है? तो आप बताएंगे नेशनल असेंबली करती है। नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस जो है इसको 20% जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। आर्टिकल 95 के मुताबिक 20% मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर के लिए। और कैबिनेट साइज जो है वो मैक्सिमम 11% ऑफ द टोटल पार्लियामेंट सीट्स जो है वो बताया गया है, और ये बात हमें आर्टिकल 92 के अंदर बताई गई है।
इसमें शामिल हर लाइन जो है ना बड़ी पेचीदगी के साथ बड़ा फोकस करके जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे ध्यान के साथ जो है एक एक पॉइंट को सुनकर शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि पेपर में आपको काफी हेल्प हो सके। इसके बाद अगर मैं प्रोविंसेस की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो प्रोविंसेस के बारे में है। इसमें सबसे पहले गवर्नेंस आ जाती है। तो गवर्नर को याद रखिएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 के मुताबिक जो गवर्नर का इंतखाब है वो प्रेसिडेंट करता है और जो प्रोविंशियल असेंबली है ये आर्टिकल 106 के तहत मुंतखब की जाती है। चीफ मिनिस्टर को बेसिकली प्रोविंशियल असेंबली जो है वो मुंतखब करती है और इसका आर्टिकल जो है वो 130 है। और लोकल गवर्नमेंट जो है ये मैंडेटरी है और मैंडेटरीनेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली आर्टिकल 140A के तहत जो है वो बयान की गई है। इसके बाद अगर मैं प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के हवाले से बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब की सीट्स हैं 371, सिंध की सीट्स हैं 168, केपीके की हैं खैबर पख्तूनख्वा की 145, जिसमें फॉर्मर फाटा सीट्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड है और बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं उनकी तादाद 65 है। तो आपने याद रखना है पंजाब की सीट्स कितना है 371, सिंध की 168, इसके अलावा केपी की 145 और बलूचिस्तान की जो है वो 65 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं पार्ट 7 के अंदर तो जुडिशरी में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो हैं इनके बारे में पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम बताया गया है। जुडिशियल सिस्टम इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल 175। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुताल्लिक जो है वो आर्टिकल कौन सा है याद रखिएगा 175 है। अगर मैं जुडिशियल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करूं आर्टिकल 175A के मुताबिक जो है ये कमेटी क्या करती है, ये जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स रखी गई है और ये बात आर्टिकल 179 में बताई गई है। जबकि जो हाई कोर्ट के जज हैं इनकी रिटायरमेंट 62 ईयर जो है वो रखी गई है और ये बात आर्टिकल 195 के अंदर जो है वो बताई गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल काउंसिल की बात करें जिसका आर्टिकल 209 है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इंक्वायरी अगेंस्ट द जजेस के लिए जो है वो बनाया गया है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हवाले से बात करूं कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 153 है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI का कयाम है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI का कयाम कब अमल में लाया गया तो याद रखिएगा इसकी डिस्कशन कहां की गई तो आप बता देंगे आर्टिकल 153 के अंदर। अगर मैं मजीद बात करूं तो आर्टिकल 156 जो है ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है NEC से मुताल्लिक है। आर्टिकल 160 जो है ये नेशनल फिनांस कमीशन जो है NFC से मुताल्लिक है। आर्टिकल 218 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP से मुताल्लिक है और आर्टिकल 140A जो है ये इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक है और आर्टिकल 203D जो है ये फेडरल शरीयत कोड इस्लामिक कन्फॉर्मेटरी ऑफ द लॉज जो हैं इनसे मुताल्लिक है। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से जो है वो जहन नशीन कर लें और इनसे एक आध MCQ जो है वो जरूर बनेगा। नेक्स्ट है जी, अगर मैं मेजर अमेंडमेंट्स की बात करूं इससे रिलेटेड तो आपने याद रखना 18th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2010 के अंदर की गई और 25th अमेंडमेंट जो है ये 2018 में की गई। 18th अमेंडमेंट के मुताबिक जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसको रीसेट किया गया। पहले जो KP था खैबर पख्तूनख्वा था इसका नाम था NWFP। तो ये NWFP जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पंजाब जो है पाकिस्तान इसको चेंज करके जो है वो किस में रख दिया गया, इसको KP में बदला गया। इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई गई। अगर 25th अमेंडमेंट की बात करूं तो इसमें फाटा को जो है वो KPK का हिस्सा बना दिया गया। फाटा मर्ज विद KP एंड सीट्स आर एडजस्टेड और यहां पर सीट्स को क्या किया गया, एडजस्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स मैंने कोई 15 से 17 मिनट के अंदर जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिवाइज करवाया है। अगर आप
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हमारा डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो वो इसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मौजूद है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एमसीक्यूज करने हैं तो एमसीक्यू का ग्रैंड मॉक टेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो भी इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर वो दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट है, वो कंप्राइज अप है बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स से मुतालिक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है कि बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स जो हैं ये किससे मुतालिक हैं, ये क्या बताते हैं, ये किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जो बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स है उसको फेयरली क्या किया जाए, विदाउट बियास जो है लीगल प्रोसेसेस जो है वो करवाने का हक है। यानी उनके पास इक्वल चांस है कि वो अपने आप को क्या कर सकें, डिफेंड कर सकें। मैं आसान कहूं तो यूं कहूंगा कि ये जो बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट है, ये बेसिकली यकीनी बनाता है किसी भी शख्स के फंडामेंटल राइट्स को, जो फेयर ट्रायल से मुतालिक हूं, राइट टू लायर से मुतालिक हूं, बेल से मुतालिक हूं, जमानत वगैरह से, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी से मुतालिक हूं, तो इनको क्लियर कट जो है वो एक्सप्लेन करता है। अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के ऊपर बात करूं तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने समझनी है। अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ की बात करूं तो याद रखिएगा ये लॉ राइट से मुतालिक है, ड्यूटी से मुतालिक है, ऑफेंस एंड पनिशमेंट से मुतालिक है। तो चार चीजों का यहां पर हम जिक्र करेंगे। वो चार चीजें कौन सी होंगी? पनिशमेंट, ड्यूटीज, ऑफेंस एंड राइट्स। यानी अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ को वाइंड अप करूं एक छोटी सी टर्म में, तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब है व्हाट द लॉ इज, लॉ बेसिकली है क्या। एग्जाम्पल की तरफ आए तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है 1860 डिफाइन करता है मुख्तलिफ तरह के क्राइम्स को, जैसा कि थेफ्ट है या मर्डर वगैरह जो है इसी को। और ये किस में आएगा? तो याद रखिएगा पीपीसी जो है ये सब्सटेंटिव लॉ की एग्जाम्पल काउंट होगा। अगर मैं प्रोसीजरल लॉ के बारे में बताऊं आपको, तो प्रोसीजरल लॉ जो है ये बेसिकली मेथड एंड प्रोसेस का जो है वो बताता है कि सब्सटेंटिव लॉ पर जो अप्लाई होते हैं। यानी बेसिकली मैं बताना ये चाहूंगा कि जो प्रोसीजरल लॉ है ये हमें ये बताता है कि हाउ लॉ वर्क्स, कि बेसिकली लॉ काम कैसे करता है, लॉ के काम करने के मैकेनिज्म को जो है जो एक्सप्लेन करता है वो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है। और अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ आऊं तो बड़ा मशहूर जो हमारा कोड है यानी सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये एक्सप्लेन करता है ट्रायल्स को, अरेस्ट को एंड एविडेंसेस जो है इनके बारे में ये हमें बताता है। अगर मैं की राइट्स की बात करूं कि अंडर द प्रोसीजरल फेयरनेस जो है वो की राइट्स कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला है राइट ड्यूरिंग अरेस्ट। तो याद रखिएगा नो इलीगल अरेस्ट, किसी को भी, किसी शख्स को, पुलिस को ये इजाजत नहीं है कि वो किसी को इलीगल अरेस्ट करे। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वैलिड रीजन, पुलिस किसी वैलिड रीजन के वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। नो द रीजन, और अगर वो किसी को पुलिस अरेस्ट करे तो उस बंदे को पूरा हक है कि वो अपने अरेस्ट होने की वजूहात जान सके। तो हर बंदे को, अगर कोई भी बंदा जिसको पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है, तो उसको पूरा राइट है कि वो अपने अरेस्ट होने की क्या जान सके, वजह जान सके। राइट टू लायर, और हर एक को हक हासिल है कि वो लायर हायर करे ऑफ योर चॉइस, यानी अपनी मर्जी का। यानी ये वो राइट्स हैं जो हर एक के हैं। किसी को पुलिस इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकती, अगर किसी को अरेस्ट करेगी तो पहले उसको वजह भी बताएगी कि इस जुर्म में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा कि हर एक को जो है वो अपनी मर्जी का लीगल जो है वो लायर हायर करने का जो है वो मुकम्मल क्या है, अख्तियार हासिल है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा मजीद बताऊं, राइट टू बेल, अगर माइनर जो है ऑफेंस है तो ये तो ऑटोमेटिकली बेलेबल है, माइनर ऑफेंस आर ऑटोमेटिकली बेलेबल। और जो सीरियस ऑफेंस हैं इनकी भी बेल है, और वो बेल किससे ली जा सकती है, लेकिन वो बेल जो है उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। मीन ये कि अगर बेलेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो वो उसकी वहीं पर बेल करवा सकता है, लेकिन अगर कोई सीरियस ऑफेंस है तब भी कोर्ट क्या करती है, उसकी जमानत मंजूर कर सकती है।
राइट्स ड्यूरिंग द ट्रायल, इनोसेंट अनटिल द प्रूवन गिल्टी। लॉ अस्यूम्स यू एन इनोसेंट। लॉ उस वक्त तक आपको मुजरिम नहीं कहेगा, मुल्जिम कहेगा, जब तक जो है आप पर जुर्म साबित ना हो जाए। यानी जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, लॉ के नजदीक आप जो है वो मुजरिम नहीं है, अदालतों के नजदीक आप मुजरिम नहीं है। नो फोर्स्ड कन्फेशन, यानी कि आपको अपनी गिल्ट मानने के लिए ना जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एडमिट गिल्ट। गलती को मानने के लिए, एडमिट करने के लिए कोई भी आप पर फोर्स नहीं कर सकता। फेयर ट्रायल जो है, और आमतौर पर जो है फेयर जजेस जो हैं, न्यूट्रल जजेस जो हैं, उनको फेयर ट्रायल जो है इसका हक हासिल है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा राइट आफ्टर द जजमेंट। अगर सपोज करें कि जज ने अपना फैसला सुना लिया और आप इस फैसले से खुश नहीं है, तो आपको अपील करने का क्या हक हासिल है? कि आपको अपील करने का राइट हासिल है। आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, नो डबल पनिशमेंट। अगर किसी को एक जुर्म में एक बार सजा हो चुकी है और उसने वो अपनी सजा पूरी कर ली है, तो उसको उसी जुर्म में जो है वो वापस सजा नहीं दी जा सकती। कंपनसेशन फॉर रॉन्ग कन्विक्शन, और अगर किसी को जो है आम ऐसे जेल हो गई है या ऐसे जो है वो कैद कर दिया गया है, हालांकि वो मुजरिम नहीं था, तो फिर उसकी कंपनसेशन जो है वो भी कराई जाती है। अगर मैं स्पेशल राइट्स की बात करूं तो जुवेनाइल राइट्स हैं कि चिल्ड्रंस जो हैं उनको एडल्ट्स की तरह पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ह्यूमैनी ट्रीटमेंट है कि कितना भी बड़ा मुजरिम हो, आप उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, आप उसको गाली नहीं देंगे, आप उसके साथ क्रूल बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। जब तक वो आपकी कस्टडी में रहेगा तो ट्रायल के अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, अरेस्ट और सर्च में जो है वो डिग्निटी का खास ख्याल रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे फीमेल जो है, इसकी आमतौर पर सर्च जो है वो फीमेल करती है, और आमतौर पर फीमेल से मंसूब जो भी चीजें हैं तो उसके लिए जो है कानून में एक बाउंड्री महदूद है, एक बाउंड्री मखसूस है, और उसी बाउंड्री के अंदर जो है वो इसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद अगर मैं स्पीड ट्रायल की बात करूं तो डिलेड जस्टिस इज इनजस्टिस, केसेस मस्ट बी फिनिश क्विकली, के जितना जल्दी हो सके ट्रायल्स को जो है वो सुनना चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस में डिले हो जाए, इंसाफ में ताखीर हो जाए, तो फिर वो एक ना इंसाफी के बराबर काउंट होगी। इसलिए डिलेड जस्टिस इज काउंटेड एज इनजस्टिस, और केसेस जो हैं इनको क्या किया जाए, क्विकली जो है वो फिनिश किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक प्रेस करना जो है वो ना भूलिएगा। कल यानी डे 6 हमारा पीरा एसडीओ के हवाले से लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम सीआरपीसी और पीपीसी के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे इजाजत दें। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।